स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1. सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का निर्धारण। 2. संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया जाना। 3. एजेंडा 21 को अपनाया जाना। उपर्युक्त घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। ए 1 2 3, बी 3 1 2, सी 2 1 3, डी 3 2 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 3 1 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एजेंडा 21 को वर्ष 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं सदी में सतत विकास हेतु एक व्यापक योजना के रूप में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा से संबंधित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य सितंबर 2000 में प्रस्तुत किए गए थे। इसके बाद वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में वर्ष 2030 तक वैश्विक विकास हेतु एक व्यापक एवं अधिक एकीकृत ढांचे के रूप में 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया। इस प्रकार सही कालानुक्रम एजेंडा 21-3, MDG 1, SDG 2 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1957 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने तथा सैन्य उद्देश्यों हेतु इसके उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए की गई थी। 2. IAEA एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करता है और केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या IAEA इसकी स्थापना वर्ष 1957 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों सहित इसके सैन्य उपयोग को रोकने के लिए की गई थी। अतः कथन एक सही है। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है और इसे वर्ष 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करता है तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है अभ्यास 1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत और तंजानिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक समुद्री अभ्यास है और इसका पहला संस्करण तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित किया जाएगा। 2. इस अभ्यास के प्रमुख प्रतिभागियों में कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या और श्रीलंका शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता या ऐक्यम यह भारत और तंजानिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इसका पहला संस्करण अप्रैल 2025 में तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित किया जाएगा। अतः कथन एक सही है। इस अभ्यास में कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, दक्षिण अफ्रीका, भारत और तंजानिया सहित 11 देश शामिल हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। इसमें समुद्री डकैती रोधी अभियान, खोज एवं बचाव, नाविक कला कौशल, विजिट बोट खोज एवं जब्ती तथा हेलीकॉप्टर संचालन का प्रशिक्षण शामिल है। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे वर्ष 1913 में अपनी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। 2. उन्होंने वर्ष 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सीखने के दर्शन पर आधारित था। 3. वर्ष 1937 में उन्होंने भारत बर्मा सभ्यतागत संबंधों और वैश्विक सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए चीन भवन की स्थापना की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। वे एक बंगाली कवि, उपन्यासकार, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार, दार्शनिक और शिक्षाविद थे। वे गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से लोकप्रिय थे। वह अपनी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। अतः कथन एक सही है। टैगोर ने शिक्षा की कल्पना मन को नियंत्रित करने के लिए नहीं बल्कि उसे मुक्त करने के साधन के रूप में की थी।
वर्ष 1921 में उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सीखने के दर्शन पर आधारित था, अतः कथन 2 सही है। वर्ष 1937 में उन्होंने भारत चीन सभ्यतागत संबंधों और वैश्विक सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए चीन भवन की स्थापना की, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, जलवायु अनुकूल कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पशुधन प्रबंधन पद्धतियां जैसे स्टॉल फीडिंग और मिश्रित फसल पशुधन प्रणालियों की उत्पादकता तथा लचीलेपन में सुधार ला सकती हैं। 2. कृषि वानिकी में फसलों के साथ साथ पौधों की खेती भी शामिल है, जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार, मृदा अपरदन में कमी तथा जैव विविधता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जलवायु अनुकूल कृषि। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार जलवायु अनुकूल कृषि को जलवायु और चरम मौसम में परिवर्तन के प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने तथा उसके लिए तैयारी करने, साथ ही उसके अनुकूल होने, उसे आत्मसात करने एवं उससे उबरने की कृषि प्रणाली की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। पशुधन प्रणालियों की उत्पादकता तथा लचीलेपन में सुधार कर सकती है, अतः कथन 1 सही है। कृषि वानिकी में फसलों के साथ साथ पौधों की खेती भी शामिल है, जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार, मृदा अपरदन में कमी तथा जैव विविधता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पंथनिरपेक्ष पद को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कथन 2, अनुच्छेद 44 सरकार को समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने की अनुमति देता है और यह प्रस्तावना के पंथनिरपेक्ष शब्द द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पंथनिरपेक्ष संविधान के विभिन्न प्रावधानों में पंथनिरपेक्षता के सभी मूल सिद्धांतों का स्पष्ट समावेश है। पंथनिरपेक्ष पद को वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अतः कथन 1 सही है। यह इस तथ्य पर बल देता है कि संवैधानिक रूप से भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है जिसका कोई राजधर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों को मान्यता देगा और स्वीकार करेगा, किसी विशेष धर्म का पक्ष अथवा संरक्षण नहीं करेगा। अनुच्छेद 44 सरकार को समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने की अनुमति देता है और यह प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष पद द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प बी सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आंकड़ों द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है। 2, यह योजना पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 3, PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है, अतः कथन 1 सही है। इस योजना के लिए वित्त पोषण 60:40 के अनुपात में सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 90:10 के अनुपात में तथा बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ साझा किया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, समाचारों में प्रायः देखे जाने वाला शब्द मंदी का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए, आर्थिक संकुचन की अवधि जो कम से कम 2 लगातार तिमाहियों तक चलती है, जिसके साथ आमतौर पर नौकरियां छूटती हैं और मांग कम होती है। बी, ऐसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था 1 वर्ष से अधिक समय तक निरंतर वृद्धि का अनुभव करती है। सी, एक ऐसा चरण जहां निवेशकों की घबराहट के कारण शेयर बाजार गिर जाता है। डी,
एक परिदृश्य जहां मुद्रास्फीति अनियंत्रित रूप से बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप अति मुद्रास्फीति होती है। मंदी में आमतौर पर कम से कम लगातार 2 तिमाहियों के लिए अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादन में गिरावट के साथ साथ रोजगार की क्षति और समग्र मांग में कमी शामिल होती है। अमेरिकी राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की गहराई, विस्तार और अवधि के आकलन के आधार पर यह निर्णय लेता है कि अर्थव्यवस्था मंदी में है या नहीं। जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हुआ था, यह कभी कभी अत्यधिक गंभीर हो सकती है, भले ही इसकी अवधि अल्पकालिक हो। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उपनिषद के तहत आत्मा को मानसिक और शारीरिक अव्यवस्थाओं से अलग करते हुए 2 दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। निवृत्ति, पृथक और प्रवृत्ति, कर्म में संलग्नता। 2. अद्वैत वेदांत के तहत व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म की पहचान पर बल दिया गया है तथा इसमें अनुभवजन्य विश्व को माया या भ्रम के रूप में देखा गया है। 3. बौद्ध धर्म के तहत जीव और अजीव के संदर्भ में द्वैतवादी दृष्टिकोण को मान्यता दी गई है, जबकि जैन धर्म में स्थायी आत्मा को नकारा गया है, लेकिन कर्म एवं पुनर्जन्म के माध्यम से नैतिक उत्तरदायित्व की पुष्टि की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल ए, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उपनिषद के तहत आत्मा को मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं से अलग किया गया है तथा 2 दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। निवृत्ति, पृथक आत्मज्ञान और प्रवृत्ति, कर्म में संलग्नता। अतः कथन एक सही है। अद्वैत वेदांत के तहत व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म की पहचान पर बल दिया गया है तथा इसमें अनुभवजन्य विश्व को माया या भ्रम के रूप में देखा गया है। अतः कथन 2 सही है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी जीव और अजीव के रूप में द्वैतवाद पर प्रकाश डाला गया है तथा बौद्ध धर्म में कर्म तथा पुनर्जन्म के माध्यम से नैतिक जिम्मेदारी बनाए रखते हुए एक स्थायी स्व को अस्वीकार किया गया है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पीएम कुसुम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है। 2. इसके तहत मांग आधारित दृष्टिकोण को अपनाने के साथ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों के आधार पर क्षमता का आवंटन होता है। 3. इससे किसानों को शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित करने तथा अधिशेष ऊर्जा को ग्रिड को बेचने की सुविधा मिलने से उनकी आय में वृद्धि होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है। अतः कथन 1 सही है। इसके तहत मांग आधारित दृष्टिकोण को अपनाने के साथ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों के आधार पर क्षमता का आवंटन होता है। अतः कथन 2 सही है। इससे किसानों को शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित करने तथा अधिशेष ऊर्जा को ग्रिड को बेचने की सुविधा मिलने से उसकी आय में वृद्धि होती है। अतः कथन 3 सही है। विभिन्न घटकों एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से पीएम कुसुम का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक 30.8 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 2023 में शुरू किए जाने वाले इस कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। 2. इसका क्रियान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। 3. ग्रीन हाइड्रोजन संक्रमण कार्यक्रम हेतु रणनीतिक हस्तक्षेप जो NGHM का हिस्सा है, इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण एवं ग्रीन अमोनिया उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने पर केंद्रित है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वर्ष 2023 में शुरू किए जाने वाले इस कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हासिल करना है। अतः कथन 1 सही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक देश में ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष हासिल करने के लक्ष्य के साथ NGHM को लागू कर रहा है। अतः कथन 2 सही नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन संक्रमण कार्यक्रम हेतु रणनीतिक हस्तक्षेप जो NGHM का हिस्सा है, इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण एवं ग्रीन अमोनिया उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने पर केंद्रित है। अतः कथन 3 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रधानमंत्री जीवन वन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस योजना का उद्देश्य वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना हेतु एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना तथा 2G इथेनॉल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है।
2. इस योजना के लाभार्थियों द्वारा उत्पादित इथेनॉल को अनिवार्य रूप से तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किया जाएगा ताकि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत मिश्रण प्रतिशत को और बढ़ाया जा सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।